गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, मतलब मुझे नहीं, नेटवर्क को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी क्लास है और क्लास के बाद एक आज मतलब 12 बजे के आसपास एक डाउट क्लास भी होगी। जिनको डाउट होगा तो मैंने बोला था क्वेश्चन करने को करती होंगे, तो डाउट क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। सुप्रभात सर। सुप्रभात। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, लास्ट क्लास जो हमारी आपके साथ हुई थी उसमें हमने SN NGP समझाया। तो मैंने कहा था अगले वीडियो में मैं आपको उसके एग्जांपल्स भेजूंगा जो मैंने भेजे थे। SN NGP और कौन कौन एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने वो सारे एग्जांपल किए होंगे, ठीक है। सर डाउट है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ जी। तो जैसा कि आपको मैंने कहा था SN NGP पढ़ाया था, लिविंग ग्रुप जा रहा, पीछे से नेवर अटैक कर रहा है, ये NGP में था। आपकी क्लास जब लाइव क्लास एंड हुई तो आपको पूरा बताया था मैंने। और फिर मैंने कल एग्जांपल भेज के कि SN NGP और कौन कौन से 11 या 12 एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। 11-12 एग्जांपल का पूरा वीडियो भेजा था और आपने उसको देख के नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि अब आप लोग एक्सरसाइज बना सकते हैं, अब आप MS चौहान का 5A बना सकते हैं, ठीक है। तो परसों मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, कल का पूरा दिन था, आपने कभी तो रिकॉर्डिंग देखी होगी। और उसके बाद रात में कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे, तो डाउट भी होंगे। तो वो क्वेश्चन आज हम 12 बजे से 1 बजे के बीच में लेंगे, ठीक है। आपकी क्लास 8 से 10 खत्म हो जाएगी, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उस 2 घंटे के बाद 12 से 1 हम डाउट क्लास लेंगे उसका, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का। अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो 2 घंटा आपके पास होगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। डिस्कशन में आइएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि अल्काइल हैलाइड में जो जो पढ़ा है उसके मतलब SN1, SN2, SNI, SN NGP उनकी बात करेंगे, ठीक है, जिनकी कल मैंने क्वेश्चंस भेजे थे। और एक कल जो क्वेश्चन कर एग्जांपल मींस क्वेश्चन ही ना कराए हैं, अगर वो समझ में आ गए, कल वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो आप बाकी प्रॉब्लम कर पाओगे, ठीक है। 5A, 5D, 5C भी मैं नहीं बोलूंगा, 5A आप करिए, 5C भी आप कर सकते हो, बट अभी रिकमेंडेड नहीं मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे कुछ उसमें पढ़ाना है, ठीक है। वो नहीं होता जो ट्रेडिशनल वे कि पहले प्रिपरेशन बताए फिर प्रॉपर्टीज बताए, वो प्रिपरेशन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है 5C में। 5A पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो 5A आप कर सकते हो, 5C आप कर पाओगे, अभी नहीं, एक दो क्लास के बाद जरूर कर पाओगे, ठीक है। वैसे देखा जाए बच्चों कंसेप्चुअली तो आज मेरा अल्का हैलाइड खत्म हो जाएगा, कंसेप्चुअली अल्का हैलाइड आज खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी होता ना कि तो एक दो टाइम देके वो जो ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ाया मैंने, प्रिपरेशन, GMP, प्रॉपर्टीज, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस तरीके से। बट वहां उन सब जगह क्या जो भी आएगा उसमें यही मैकेनिज्म रिपीट हो गया, तो SN1 या SN2 या SNI या SN NGP या SNAR हम बताने जा रहे हैं आज आपको, SNAR उसके कंटिन्यूशन में है वीडियो के। तो SNAR क्या होता है, देखो बच्चों, SNAR, AR का मतलब हुआ एरोमेटिक। सर हाँ बोलिए। सर कल का उसका मतलब वीडियो से एक डाउट था। बोलो ना। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन आप करवाए थे ना, हम्म। तो सर उसमें सल्फर वाला। पहले मतलब ऑक्सीजन का रिंग और सल्फर वाला 3 मेंबर रिंग, हम्म।
तो सर उसमें पहले सल्फर का सल्फर, तो मतलब सल्फर का ब्रेक होता है, तो फिर नहीं ऑक्सीजन का ब्रेक सल्फर, कर। नहीं नहीं सुनो यार, क्या है ना, एक छोटी 3 मेंबर रिंग एक छोटी रिंग होती है, और छोटी रिंग में सल्फर जैसा बड़ा एटम अटेगा नहीं वहां पे, स्पेशल वहां पे अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। तो हाईली 3 रिंग में वैसे ही स्ट्रेन था और बड़े एटम ने आके स्ट्रेन और बढ़ा दिया, क्योंकि एक छोटी रिंग में बड़ा एटम अकोमोडेट नहीं होगा। इसलिए सल्फर जिसमें है वो ज्यादा अनस्टेबल है, पहले वही रिएक्ट करेगी। ठीक है, वैसा क्वेश्चन तो एमएस चौहान में आपको मिलेगा। वो कंसेप्ट बताने का रीजन ये था कि अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन वाली रिंग और सल्फर वाली रिंग है, दोनों रिंग 3 मेंबर हैं, लेकिन पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो कहेंगे सर छोटी रिंग में बड़ा एटम अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, उसमें बड़ा बल्कि निष्कर्ण स्ट्रेन डेवलप होता रहेगा उसकी, इसलिए सल्फर वाली रिंग पहले रिएक्ट करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन वाले को बाद में रिएक्ट कराना। ओके, सर सर तो लास्ट फिर वाले बाद में आप फिर से रिएक्ट करवा के ऑक्सीजन का जो दूसरा रिंग था उसको नहीं तोड़ नहीं के फिर से सल्फर। पहले रिएक्शन किस आउट ऑफ 2 रिंग कम, पहले पहले स्टेप में कंपेयर किया, दो में से रिएक्ट कौन करेगा, तो बताया सल्फर वाला। ठीक, उसके बाद एनजीपी स्टेप लग रहा है, उसके बाद फिर और वो इनिशियल स्टेप में कंपेयर होगी दोनों की रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो पहले रिएक्ट करेगा। और उसके यस बाद सर। जब पहले रिंग रिएक्ट कर गया, उसके बाद एनजीपी लग रहा है, सल्फर एक न्यूक्लियोफाइल है, वो अंदर ही अंदर स्ट्रेन दिख रहा है, अटैक करेगा ही करेगा, मानेगा क्यों। और सल्फर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देखो सल्फर का एस माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया, फिर अटैक करके 3 मेंबर रिंग को तोड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, ओ माइनस बन रहा है। यस सर। तो अल्टीमेटली एस माइनस ओ माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, एस माइनस। एस यस माइनस सर। बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो अल्टीमेटली वो अटैक करेगा ही करेगा। तो जो आप रिएक्टिविटी है वो शुरू में कंपेयर करिए, बाद में जब एस माइनस बन गया, एक रिंग ओपन हो गई, फिर एनजीपी सोचिए। ठीक है, यस सर। सर बोलिए। सर आप जो शुरू का क्वेश्चन करवाए थे उसमें बोले कार्बन कार्बन बॉन्ड नन पोलर है तो वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन उसके बाद का क्वेश्चन में तो सर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही आप ब्रेक कर रहे थे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। नहीं नहीं बेटा, वहां रिलेटिव होगा कि आउट ऑफ दीज 3 बॉन्ड कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा प्रेफरेबली। तो जो सीओ बॉन्ड था और सीसी बॉन्ड में सीओ बॉन्ड के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। ठीक है, तो सर सिर्फ उस माइनर जहां, प्रोडक्ट में हाँ माइनर हाँ प्रोडक्ट माइनर में हम में तो ठीक बन कर सकते सकते बेटा, माइनर 1-2% माइनर में तो कोई बॉन्ड तोड़ के बना सकते हो 3 मेंबर रिंग में से, पर मेजर प्रोडक्ट में जो ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा वही बनाएगा। ठीक है। हैं। यस सर। और सर एक और सर तो एग्जांपल था जिसमें सर बोलो। वहां पे आप इनैंसियोमर्स बताए थे, जबकि सर वो डाई स्टीरियोमर जिसमें सर टीएचएफ प्रोडक्ट बना था ना उसके ऊपर वाला क्वेश्चन, हम्म। सर आप उसको बेटा अगर देखो इनैंसियोमर बोले थे डायस, जबकि ना वो एनेंशियोमर्स ही होंगे, उनको घुमा के पलट के रखो तो इसलिए एनेंशियोमर बोला होगा। डायस्ट्रियोमर तब होता है जब एक कायरल पहले से और एक और बन जाए, उसको बोलते हैं डायस्ट्रियोमर। लेकिन दोनों कायरल फ्रेश बने हुए हैं, दोनों कायरल अगर फ्रेश बन रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो आपस में मिरर इमेज ही होंगे, और उसको हम बोलेंगे क्या, एनेंशियोमर। आप देखना उस क्वेश्चन में एक कायरल पहले से था और एक नया बन गया, तो आप बोलोगे उनका डायस्ट्रियोमर। लेकिन दोनों कायरल नए बन रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपस में एनेंशियोमर। एक बार देखना, मुझे लगता है दोनों कायरल नए बन रहे होंगे, इसलिए उनको एनेंशियोमर बोला होगा। ठीक सर है। हम्म। सर एक एग्जांपल नंबर 3 कराए थे आप, उसमें 5 मेंबर रिंग बन रहा था, अगर उसके साथ हम लोग OH माइनस लेते तो फिर क्या बन, उसके बाद OH माइनस का क्या होता है उसके बाद। 5 मेंबर फाइव रिंग में मेंबर OH माइनस के साथ साथ में अगर OH माइनस लेते तो। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो लोड कर लेता हूँ पीडीएफ उसमें, स्क्रीन में, फिर आप बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, रुको ना। स्क्रीन में मैं लोड कर लेता हूँ, 1 मिनट दो बस। तो आप लोगों को पीडीएफ भेजा ना साथ में वर्ड वर्क का, वो मैं लोड करता हूँ, 1 मिनट। क्या बोर्ड वर्क नहीं भेजा था क्या आपको। नो सर। अरे नो यार, सर। एक बार जब ऐसे कभी हो गया एक बार मांग लिया करिए, बोल दिया करिए। मैंने को लगा भेज दिया, 1 मिनट रुकिए ना। सर आज अल्काइल हैलाइड का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा 5A का। अरे बिल्कुल, आप बेटा जितना जितना क्लास में करा दिया ना, मुझे लगता है 5A आप में आपको उतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं 5A में। ठीक है, बहुत कम प्रॉब्लम आएगी जो फटाफट 1 घंटे में डिस्कस हो जाएगी। लेवल 1 तो पूरा हो ही जाएगा। नहीं होगा तो उसका ऑप्शन रखेंगे, बट आई होप कि हो जाना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि बुक स्क्रीन पे रहेगी, बुक में फटाफट मेरे को जो सिंपल क्वेश्चन है बुक में फटाफट करते जाएंगे, कोई बहुत ही लेंदी होगा तो बोर्ड पे कर देंगे। ठीक है, सर एक डाउट मिनट बच्चे, क्लास कितने बजे से होगा? एक 12 बजे से, 12 से 1। सर अलग से लिंक आएगा ना उसका? हाँ अलग से लिंक भेजेंगे। ठीक है। मैंने आप लोगों को भी व्हाट्सएप कर दिया पिछली क्लास का वोट वर्क, और स्क्रीन पे भी लेके आ रहा हूं मैं। सुबह सुबह क्लास में आप लोग कम आते हैं, देखो अभी कम दिख रहे हैं हमको लोग इंसान। सुबह सुबह खाली नींद आती है ऐसा लग रहा है हमको। संडे भी है ना सर आज? इससे क्या मतलब, आप तो स्टूडेंट हो, आप तो कोरोना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो। नहीं सर, अपने बारे में नहीं बोल रहा। नहीं बाकी सब भी, सब योद्धा हैं। चलो देखो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं योद्धा लोग, देखो ये था बोर्ड वर्क पिछले का। हाँ कौन से एग्जाम्पल की आप बात कर रहे थे, बोलिए एग्जाम्पल। ए बालक बोलो कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे थे आप? एग्जाम्पल 3। 3 नंबर ये रहा, 2 आ गया, 3 कहाँ है? 2 क्या 3? हाँ ये 3 नीचे लिखा, हाँ ये ना। यस सर, उसमें अगर OH माइनस साथ में लेते तो क्या होता फिर? बेटा अगर OH माइनस साथ में लेते तो भी 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी रिंग अनस्टेबल होती है? 3 मेंबर और 4 मेंबर, वो बन के टूटेगी। बट 5 मेंबर और 6 मेंबर का रिंग आ गई तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस वो उस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन ना हो। इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना, अगर 5 मेंबर रिंग बन गई तो ऐसी रह जाएगी, ठीक है। 6 मेंबर बनती तो ऐसी रह जाती, क्योंकि स्टेबल रिंग बन गई। 3 और 4 मेंबर जो होती है अनस्टेबल होती है, रिंग बन के तुरंत टूटती है दोबारा से, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? सर एग्जाम्पल 7 का बी। ये 7 सर ही है यहाँ क्या? पे जो दूसरा हाँ क्या हो स्टेप गया? है, सर इसमें जो दूसरा स्टेप है इसमें लोन पेयर कार्बोकैटायन पे पीछे से अटैक नहीं कर सकता। दूसरा स्टेप 1 बेटा, इस पे दोनों साइड, इसमें लोन देखो, लोन पेयर अटैक करे, अच्छा ठीक है, लोन पेयर यस सर। पीछे से अटैक किया और सल्फर बगल में है, लेकिन सल्फर का अटैक इंटरनल अटैक है और इसका H2O का एक्सटर्नल अटैक है। कौन सा अटैक फास्ट होगा आप तो जानते हैं। सर इंटरनल। हाँ, इसलिए क्या होगा, इस रिएक्शन, इस अटैक में सबसे ज्यादा मौका किसको मिलेगा? इसको मौका मिलेगा सल्फर को, और इसको मौका नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। ये एक्सटर्नल अटैक नहीं होगा, पहले इसी को मौका मिलेगा, इसलिए पहले रिंग बन जाएगी, 3 मेंबर रिंग पहले बन जाएगी ये। हाँ, रिंग चूंकि स्ट्रेन बनी है तो अब मौका वाटर को मिलेगा। वाटर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, बैक साइड से अटैक करेगा इधर वाले कार्बन पे भी, बैक साइड से अटैक करेगा इधर वाले, जहां भी अटैक करेगा बैक साइड से ही करेगा, नहीं लेकिन सर वो पहले नहीं मौका बोल रहा था। सल्फर को मिला। हाँ सर वो बोल रहे थे कि सल्फर का लोन पेयर वो कार्बोकैटायन में इंटरनल अटैक करेगा, वो पीछे से नहीं कर सकता। नहीं बेटा, ये सल्फर तो नहीं, सल्फर बैक साइड से क्या, सल्फर तो आगे ऑलरेडी आगे से जुड़ा हुआ है ना बगल वाले कार्बन पे फ्रंट से जुड़ा हुआ है, देख लो जरा। तो जाहिर है जब ये फ्रंट से जुड़ा हुआ है तो अगर इंटरनल अटैक जिस साइड जुड़ा, इंटरनल अटैक करना तो उसी साइड से ना करेगा। हाँ एक्सटर्नल अटैक होता तो किसी से, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक करने के लिए फ्री होता है, लेकिन इंटरनल वाला
क्या करेगा, जिधर से लगा उधर से अटैक करेगा। अब ये सल्फर आगे से लगा तो आगे से अटैक करेगा, ठीक है। यस ये सर। घूम ही नहीं सकता, इसका तो बॉन्डिंग ऐसा है कि घूम नहीं पाएगा। हाँ, एक्सटर्नल वाला कहीं से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। यस सर। तो बच्चों स्टॉप किया जाए, ये वर्ड वर्क आपको भेज दिया है, अगर कुछ रहा हो ऑडियो ऑडियो ब्लर रहा हो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको रोक रहा हूँ। चलिए, तो इसके बाद हम लोग SNAR स्टार्ट करते हैं जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो SNAR की बात शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए SNAR जैसा कि नाम से ही है, एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन। SN एरोमेटिक, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उल्टा पड़ी एरोमेटिक, और ये फिर NS, ये उल्टा पड़ी यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया SNAR, जो कि कहां होता है, बेंजीन रिंग में। तो ये बेंजीन रिंग एक्चुअली ऐसा, अब तक मैंने आपको पढ़ाया था कि बेंजीन रिंग में अगर ये अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड ARYL, अराइल हैलाइड है, तो बच्चों यहाँ रिंग में रेजोनेंस होता है, बिकॉज यहाँ पे ये लोन पेयर जो है ना ये रेजोनेंस करेंगे, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कहते हैं इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो एक बार आप देख लो कि यहाँ पे इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, इस कंपाउंड की, इसमें बिकॉज ऑफ हेलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ था, रेजोनेंस, रेजोनेंस कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कारण क्या होता है, ये रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ न्यूक्लियो, ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, बॉन्ड टूटता नहीं, बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्ट्रांग बॉन्ड है, नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं करना चाहिए, अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बच्चों होता तो है, पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर क्या तरीका है, हम कैसे इसको रिएक्ट करा सकते हैं। कहते हैं इसको रिएक्ट कराने के लिए दो तरीके हैं, इसको रिएक्ट कराने के बच्चों दो तरीके हैं। क्या पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप इस बॉन्ड को वीक कर दो, अगर ये बॉन्ड वीक हो जाए तो रिएक्शन हो जाएगी, और दूसरा तरीका है इसको स्ट्रॉन्ग कर दो, समझ रहे हैं, या तो इसको वीक कर दो या इसको स्ट्रॉन्ग बेस बना दो, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। दो तरीके हैं, मेथड 1 मेथड 2। तो इसको हटाने के लिए दो तरीके होंगे, या तो उस बॉन्ड को वीक कर दो या फिर न्यूक्लियोफाइल की जगह उसकी न्यूक्लियोफाइल का बेसिक नेचर बढ़ा दो। अगर ये तरीका अपनाओगे तो एक टाइप की मैकेनिज्म होगी, इसको वीक करोगे तो एक टाइप की मैकेनिज्म होगी, इसको स्ट्रॉन्ग बेस करोगे तो दूसरे टाइप की मैकेनिज्म होगी। यानी यहाँ पे हम रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन हमको दो अलग अलग मैकेनिज्म डिस्कस करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये लिखा आपने, यहां लिखिए टू रिएक्ट, देखिए फॉर अराइल हैलाइड टू रिएक्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन फर्स्ट, पहला क्या कर सकते हैं, हम इस बॉन्ड को वीक कर सकते हैं, इस बॉन्ड का टूटना आसान कर सकते हैं, राइट। वी कैन प्रमोट कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब कुछ ऐसा कर दें, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान कर दें, इसको वीक कर दें, इसको तोड़ना आसान कर दें। एक तरीका ये है, यहां जो मैकेनिज्म फॉलो होगी बच्चों उसको बोलेंगे SNAR, SNAR। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं तो इस पे कंट्रोल करो, इसको स्ट्रॉन्ग बेस बना दो। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल बिकम्स स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां भी मैकेनिज्म कौन सी होगी, SNAR, लेकिन दोनों SNAR में फर्क होगा बच्चों, दोनों SNAR में फर्क होगा। पहले को इसको नाम देंगे एडिशन एलिमिनेशन, AE, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, और जब बेस को स्ट्रॉन्ग कर दो तो उल्टा होता है, पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा, EA।
तो दो मैकेनिज्म हैं, दोनों ऐसे इसको वीक करते हैं, इस बॉन्ड को वीक करते हैं तो भी SNAR है, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बेस, इसको बेस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बेस बनाते तो भी SNAR है। लेकिन पहले वाले केस के SNAR को बोलेंगे एडिशन एलिमिनेशन, उसमें पहले एडिशन मैकेनिज्म ऐसी होगी, पहले एडिशन स्टेप होगा फिर एलिमिनेशन स्टेप होगा। और दूसरे में अगर बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो उल्टा होगा, पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा। तो इस प्रकार से हमें SNAR के दो पार्ट देखने हैं, एक एडिशन एलिमिनेशन, एक एलिमिनेशन एडिशन। आप नोट कर लें, यहीं से शुरू करेंगे बच्चों, अभी पहले पार्ट पहला और दूसरे पार्ट उसके बाद। तो बच्चों हम लोग क्या समझे, रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन नॉर्मली नहीं हो रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस नॉर्मली रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर हम रिएक्शन को कराना चाहते हैं तो हम या तो बॉन्ड को वीक करें या फिर न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी बढ़ा दें। अगर बॉन्ड को ब्रेक किया तो एडिशन एलिमिनेशन होगा, और अगर बेसिसिटी बढ़ा दी तो एलिमिनेशन एडिशन, उल्टा हो जाएगा, एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग पहले इस वाले फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे, ये क्या SNAR एडिशन एलिमिनेशन, ये पहली मैकेनिज्म। तो आइए शुरू करते हैं पहला मैकेनिज्म, इसको हटा रहे हैं। सो पार्ट ए, SNAR, हेडफोन ऑफ कर लें अपने साइड का, एडिशन एलिमिनेशन AE। तो एडिशन एलिमिनेशन, सर कैमरा ऊपर कर दीजिएगा थोड़ा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, पीछे बहुत ज्यादा ब्लर नहीं तो पीछे ही रखते हैं इसको। SNAR एडिशन एलिमिनेशन क्या बोलेंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कौन सा, AE एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन पहले एलिमिनेशन बाद में। ये बच्चों ये पहले वाला ही मेन है, दूसरा वाला तो फटाफट खत्म हो जाएगा, तो छोटा सा है, मेन तो पहला वाला ही है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट वाले को। ठीक है, मुझे लगता है अब तक आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि SNAR में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। बेंजीन रिंग में लगा हैलोजन आसानी से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। उसको रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिएक्ट कराने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखो जरा फिर से शुरू करते हैं। ये कि अगर हमने सिंपल हैलोजन था, यहाँ पे रेजोनेंस था, अगर सिंपल न्यूक्लियोफाइल ले लें तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों, इसका रीजन है यहाँ का डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये रेजोनेंस, रेजोनेंस कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर क्या करते हैं, तो सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बॉन्ड को वीक करेंगे। कैसे, यहाँ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके। ठीक है, ऐसा आपने सब कुछ वही करना है, बस x है यहाँ पे, आप ऐसा करो या आप ऐसा करो। ये x है, आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर आप पैरा पोजीशन पे लगा दो, या दोनों पे लगा दो। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लगाओगे या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लगाओगे, ये क्या करेगा बच्चों, ये जो है दोनों ही केस इस बॉन्ड को वीक करेंगे, इस बॉन्ड को वीक करेंगे और बनने वाले इंटरमीडिएट स्टेबलाइज करेंगे, और दोनों के दोनों ही
न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन का, तो रिएक्शन हो जाएगी। जो ऊपर रिएक्शन नहीं हो रही थी अब रिएक्शन होगी। कैसे होगी देखिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहीं लगा रहेगा, सेम इज हियर, और ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये काम करता है, पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हटके न्यूक्लियोफाइल आ गया, रिएक्शन हो गई, यहाँ भी रिएक्शन हो गई, लेकिन इसको लाने में किसने मदद की? इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। तो जो रिएक्शन नहीं हो रही थी उसको कराने के लिए हमने इस बॉन्ड को वीक करने के लिए सोचा। इस बॉन्ड को वीक करने के लिए क्या करना पड़ा? इस बॉन्ड को वीक करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़े, वो भी हमें हर जगह नहीं, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे और मेटा पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा ऑर्थो पैरा से पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ बोलिए सर सर ज्यादा मतलब बालक। ज्यादा वीक बॉन्ड को कौन करेगा, ऑर्थो वाला कि पैरा वाला? सर माइक म्यूट है आपका। तो सर म्यूट किए हैं। बेटा ऑर्थो पैरा में कौन ज्यादा होगा ये तो अभी आप जब मैकेनिज्म बताएं तो समझ लेना, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा में ज्यादा कौन होगा इसलिए मैकेनिज्म का वेट करिए, बस आप खुद डिसाइड कर लीजिए। यस यस सर। अभी तो आपको बता रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब ऑर्थो पैरा पे क्यों चाहिए, यहाँ एक चीज लिख लीजिए, लिखिए यहाँ पे ऐसे ही इसके बारे में लिखिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन will promote carbon halogen bond, will promote carbon halogen bond to react, will promote carbon halogen bond to react, ठीक है। तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड को रिएक्ट करने के लिए प्रमोट कर देंगे, राइट। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, electron withdrawing group at ortho and para position will promote carbon halogen bond to react। ब्रैकेट में लिखिए similar effect is not observed, देखिए similar effect is not observed when electron withdrawing group is at meta position, similar effect is not observed when electron withdrawing group is at meta position। यानी ये इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे ही ऑब्जर्व किया गया, मेटा पे ये इफेक्ट नहीं लगता, राइट। यार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद क्या बोले? सिमिलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मेटा पोजीशन। में कार्बन हाइड्रोजन कहां बोले? शुरुआत उससे पहले बोले थे बेटा, कोई रिपीट कर दो एक बार, मेरे को भूल गया यार,
देख के बोलते हैं तो याद रहता है, अभी क्या बना के भूल जाते कार्बन हैं ना। हैलोजन बॉन्ड टू रिएक्ट के बाद ब्रैकेट में बोले हैं सर, सिमिलर इफेक्ट इज हम्म नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज एट मेटा पोजीशन। हम्म नॉर्मल में रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ अगर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिएक्शन होगी, मेटा पे होने से रिएक्शन नहीं होगी, मेटा से होने से कोई फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में मैकेनिज्म होता कैसे है ये। थर्ड पॉइंट मैकेनिज्म देखो जरा, किसकी मैकेनिज्म, इसकी। यहां पे हेलोजन लगा हुआ था, कोई भी हेलोजन हो सकता है, और आपने न्यूक्लियोफाइल यहां लगा दिया, और आपने यहाँ पे NO2 लगा दिया। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस केस में क्या होगा, अभी रिएक्शन हो जाएगी, जो रिएक्शन नहीं हो रही थी, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको प्रमोट कर देगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ उतना फास्ट रिएक्शन होगी। आपने खाली पैरा पे लगाया, रिएक्शन फास्ट हुई, ऑर्थो पैरा दोनों पे लगा दिया और फास्ट हुई, दोनों ऑर्थो एक पैरा पे लगा दिया और फास्ट हो गई। कैसे होगी ये आप थोड़ी देर में खुद जान जाओगे, लेकिन हाँ अभी यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और उस न्यूक्लियोफाइल को, ये न्यूक्लियोफाइल आ पाया क्योंकि इस NO2 ने उसको एक्टिवेट किया हुआ था, NO2 ने उस बॉन्ड को एक्टिवेट कर दिया था, ये इस NO2 ने। तो कैसे एक्टिवेट कर दिया ये जानते हैं। ध्यान रखिए इसको रिएक्शन कराने में इसका ही रोल है। कैसे रोल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक है थोड़ा स्लो है, बढ़ेगा रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। देखिए इधर कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप जान रहे हैं कौन सी मैकेनिज्म है, एडिशन एलिमिनेशन, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, तो ऐसा कुछ है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, यहां पे लगा हुआ है कौन, हेलोजन ये। और बच्चों सबसे पहले आने वाला है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा, यहीं ऐड होगा जहां पे ये है, ये NO- है, यहीं पे ऐड होगा जहां हेलोजन लगा हुआ है। तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, देखिए ऐसे शिफ्ट होगा बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल जाके इस प्लस पे अटैक करेगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा, तो एक इंटरमीडिएट बन जाएगा ऐसा, ये N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे ये एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। सर बोलिए। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग या वीक? बेटा न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल लेंगे, ठीक है ना। आप कोई निगेटिव चार्ज न्यूक्लियो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक की बात नहीं आती है, स्ट्रॉन्ग वीक की बात SN1 SN2 में आती है, ठीक है। SNAR में यस सर, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कैसा भी हो, ठीक है। ओके सर। हाँ अब देखो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, एक पाई बॉन्ड रिएक्ट कर गया ऐसे ये, और ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया माइनस प्लस न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज बच गया, ये देखिए ये माइनस चार्ज बच गया, और ये रेजोनेंस करेगा इतने पार्ट में। इसको बोलते हैं ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको बोलते हैं मेसन, MEISEN, हैमर HEI, मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स, जो कि एक कार्बन अनायन है, ये कार्बन अनायन है। तो बच्चों यहाँ कार्बन आयन एक इंटरमीडिएट बन रहा है, और ध्यान रखिएगा
इसका बनना ही RDS होता है। जितना ये निगेटिव आयन स्टेबल होगा, जितना ही कार्बन आयन स्टेबल होगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कौन बढ़ा रहा होगा? ये NO2। एक NO2 लगा है, स्टेबल होगा। दो NO2 लगे होते, एक यहाँ एक यहाँ, तो और स्टेबल होता। तीन NO2 लगे होते, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, तो और स्टेबल होता। मतलब ये मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। और इसकी इस स्टेबल कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी, इस जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स यही रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव कर रहा है। और बाद में क्या होगा? अब इसके बाद होने वाला एलिमिनेशन, ध्यान दीजिए। इसके बाद एलिमिनेशन स्टेप होगा। ये स्टेप क्या है? इसको बोलते हैं एडिशन स्टेप। ये स्टेप एडिशन स्टेप है, यहां से यहां तक, ठीक है। इसके बाद कौन सा एलिमिनेशन? इसके बाद होगा एलिमिनेशन स्टेप। एलिमिनेशन स्टेप, एलिमिनेशन स्टेप में क्या होगा? एडिशन स्टेप हो गया, अगला स्टेप एलिमिनेशन स्टेप। एलिमिनेशन स्टेप में जाकर इंटरनल अटैक होता था, इंटरनल लात मार के निकलता था E1CB में, वैसे यहां होगा। ये निगेटिव आयन इंटरनल अटैक करेगा, लात मार के इसको निकाल, से E1CB में होती है, ये हैलोजन को निकाल देगा, ये रस निकल जाएगा। तो ये लात मार के इसको निकालेगा, तो ऐसा कुछ होगा, प्रोडक्ट बनेगा ये ऐसा ऐसा। NO2 न्यूक्लियोफाइल यहां आ चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, और साथ में एक X माइनस निकल चुका है। तो इस मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो पहले स्टेप में एडिशन हुआ, मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स बना, और दूसरे स्टेप में मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स रिएक्ट किया। तो पहला स्टेप एडिशन था, जहां पे रिंग में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और दूसरे में हैलोजन निकल रहा, दूसरा एलिमिनेशन स्टेप इसको बोलते हैं। तो नेट में ये तो है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये नेट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल आया, एरोमेटिक वाला है, तो SNARE है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट एरोमेटिक। और साथ में क्या है? पहले एडिशन हुआ है, फिर एलिमिनेशन हुआ है, तो इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसको आप नोट करिए, फिर इसके बारे में और बातें करते हैं। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं पानी पी लूं, और प्लस को नोट कर लीजिएगा।
हाँ बच्चों, हो गया? ये सभी ने नोट कर लिया बच्चों, मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? यस सर। गुड। अगर आप मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स का बनना नोट कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स बनता कैसे, इसको बोलते हैं MEISEN, मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स। एक अनायन होता है, कार्बन अनायन है, इसको कार्बन आयन बोलते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी ही रिएक्शन को फॉरवर्ड लाती है। जितना स्टेबल उतना रेट ज्यादा। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, SN1 में कार्बोकटायन बनता था ना, SN2 में कुछ भी कोई इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। लेकिन यहाँ क्या है, ये SNAR है, यहाँ ना तो कार्बोकटायन बना ना ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ कार्बन अनायन बना, नेगेटिव आयन इंटरमीडिएट बन रहा है। मैं लिखा दूंगा अभी इसको कंपैरेटिव स्टडी में, लेकिन हाँ ऐसा बन रहा है। जितना स्टेबल ये कॉम्प्लेक्स होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए SNAR आप समझ गए। और इसका फोर्थ पॉइंट में इसका हम रेट लॉ लिखने, इसी मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखने जा रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट में इसका रेट लॉ लिखिए। ठीक है, हाँ बच्चों, इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे? चौथा पॉइंट देखो, इसमें पहला स्टेप RDS है, मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स का बनना RDS है। तो अगर हम यहाँ से चौथा पॉइंट लिखना चाहें, रेट लॉ, तो R इक्वल टू RDS ये वाला है। इसमें दो रिएक्टेंट, एक न्यूक्लियोफाइल, एक ही हमारा सबस्ट्रेट। तो K एक हो जाएगा सबस्ट्रेट यानी अराइल हैलाइड का पावर 1, ये अराइल हैलाइड हो गया, और साथ में न्यूक्लियोफाइल का पावर 1। तो नेट में रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है, इसका ऑर्डर 2 है। इसका पावर 1, इसका पावर 1, नेट पावर 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। ऑर्डर नेट में ऑर्डर रिएक्शन ऑफ का ऑर्डर 2 होता है। मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसमें रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 होता है SNAR में। ठीक है, जितना स्टेबल मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगी, ध्यान रखिएगा। बच्चों एक चीज और देखते हैं, ये जो मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जितना स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। मोर द स्टेबल मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। और मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर कौन रहा है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मौजूद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -I -M लगा रहा है, जिससे ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। तो फिलहाल पांचवा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5 देखिए, मोर द स्टेबल मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स, more the stable Meson-Hammer complex, more will be the rate of reaction. More the stable Meson-Hammer complex, more will be the rate of reaction. देखो बच्चों, more the stable Meson-Hammer complex, more will be the rate of reaction। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी आपने पढ़ा है कि RF से ज्यादा रिएक्टिव होता RCl, ज्यादा रिएक्टिव होता RBr, ज्यादा रिएक्टिव होता RI। किसके लिए? फॉर SN1 और SN2 के लिए। हम जानते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन, SN1 SN2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अल्काइल आयोडाइड। क्यों? सर लीविंग ग्रुप बेटर है।
वीकर बेस लीविंग ग्रुप सबसे बेटर है। लीविंग ग्रुप देखोगे तो सबसे रिएक्टिव कौन होता है? सबसे रिएक्टिव होता है आयोडीन, ये हम पढ़ चुके हैं, SN1 SN2 में पढ़ा। लेकिन अभी हमको पढ़ना है क्या, ये अभी हमको पढ़ना है ऐसा कि यहाँ पे फ्लोरीन है एरोमेटिक रिंग में, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग में क्लोरीन है, यहाँ एरोमेटिक रिंग में ब्रोमीन है, और यहाँ एरोमेटिक रिंग में आयोडीन। बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो बोलते हैं पहली बात तो ये एरोमेटिक रिंग में इनमें से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जो इस बॉन्ड को एक्टिवेट कर रहा हो। ठीक है, तो हमें बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, एक्सेप्शनली हाई प्रेशर। तो ड्रास्टिक कंडीशन लो, ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन में क्या हो, 3rd डिग्री रिएक्शन के लिए 3rd डिग्री, और 3rd डिग्री अप्लाई करोगे तो कोई भी रिएक्शन हो जाएगी, है ना। इसलिए वो ड्रास्टिक कंडीशन एडवाइजेबल नहीं होती है, बट अगर वो लगाया जाए तो रिएक्शन कहीं भी कोई भी रिएक्शन हो जाती है, बट अवॉइड करते हैं। फिलहाल 3rd डिग्री नहीं देना है। क्या करना है, अभी इनमें कौन रिएक्ट करे? तो अभी कोई रिएक्ट नहीं करे, तो हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, सपोज पैरा पर लगा दिया, फिलहाल आप पैरा कहीं लगा सकते हैं। अब हाँ, अब रिएक्शन होगी सर। और अब फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? अरे सिंपल केस, जिसका मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा। और यहाँ देखिएगा नॉर्मल केस में फ्लोरीन की रेट स्लो होता है, आयोडीन ज्यादा रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ SNAR में देखिएगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ आंसर पलट जाएगा, यहाँ फ्लोरोबेंजीन वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये आंसर ऐसा होगा, ये SNAR है और SNAR, राइट। ये SNAR के केस में होगा। सबको बात समझ में आ गई? SNAR वाला केस ही रहा। अच्छा, ये कैसे पलट गया? अरे यहाँ तो फ्लोरो वाला कम रिएक्टिव था SN1 SN2 में, बिल्कुल, यहाँ फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव हो गया। रीजन, अरे इसका मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स बना के देखते, रीजन अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो जरा, इसका मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमने कहा सबके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाए, देखो सर, एक सेकेंड, सभी के मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स बना दो ऐसा। 2 बॉन्ड तो यहाँ पे सबके बचे हुए हैं, एक बॉन्ड में NO2 आ गया यहाँ पे भी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया बाई चांस, फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, और साथ में लगा यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल यहाँ नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल यहाँ नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने रहा है यहाँ नेगेटिव चार्ज। बच्चों मुझे बताइए, इन तीनों में अगर आपसे बोले स्टेबल कौन है, तो स्टेबल कौन है? मुझे लगता है आप पुराने, सिर्फ इसमें फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन ये जो हेलोजन है, हेलोजन पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, तो हेलोजन के लोन पेयर जो है ना वो रेजोनेंस नहीं करेंगे, हेलोजन के लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेजोनेंस कंजुगेशन है ही नहीं। जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें हेलोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। क्यों नहीं है? अरे देखो ना, ये लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड तो आगे है। इस केस में मुझे लग रहा है जो हेलोजन है इस सब में जो सब इंटरमीडिएट बना है, इस सब में कार्बन अनायन है, और कार्बन अनायन में फ्लोरीन जो है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनका जो है सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इनका मेसोमेरिक लगेगा ही नहीं, सिर्फ माइनस आई लगेगा। देखिए ये फ्लोरीन है, माइनस सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे सारे ग्रुप, तो ये सारे ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ही लगा पा रहे हैं, ओनली माइनस आई। और आप लोग खुद बताओ किसका माइनस आई ज्यादा होगा? आप लोग खुद, किसका माइनस आई ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। इसका माइनस आई ज्यादा है, थोड़ा बड़ा एरो बनाते हैं, माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई थोड़ा कम है, छोटा एरो, इसका और कम है और छोटा एरो, इसका माइनस आई और कम है तो बहुत छोटा एरो, बहुत छोटा एरो, ये देखो। तो माइनस आई ज्यादा है, ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे से खींचेगा, तो यहाँ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने से यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बहुत सारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ थोड़ा इससे कम खींचेगा तो यहाँ से कम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 बार डेल्टा पॉजिटिव, 3 बार डेल्टा पॉजिटिव मान लो ऐसा। यहाँ पे और कम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 बार डेल्टा पॉजिटिव मान लो। यहाँ पे और माइनस आई कम है तो और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस मान लो। तो बताइए जरा बच्चों, जो मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स बन रहा है रेजोनेंस सब में है, लेकिन इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ चार्ज है
यहाँ माइनस में डेल्टा प्लस ज्यादा आ रहा है, यहाँ माइनस में डेल्टा प्लस थोड़ा कम आ रहा है, यहाँ और कम आ रहा है, यहाँ और कम आ रहा है, तो अल्टीमेटली सबसे स्टेबल एनायन कहाँ पे है, ये वाला। इसका मेसन नंबर, यहाँ लेस चार्ज मोर स्टेबल, लेस चार्ज मोर स्टेबल, सबसे स्टेबल ये है तो सबसे फास्ट ये रिएक्ट करेगा। तो जिसका मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्ट करता है। तो जनरली SN1 SN2 में अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव होते हैं, बट SNAR में उल्टा हो गया, इसमें अल्काइल आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव है, अल्काइल फ्लोराइड मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्यों, रीजन है मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स, सबके करस्पॉन्डिंग मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स बनाओ इनमें, और मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स फ्लोरीन का ज्यादा स्टेबल क्योंकि माइनस आई ज्यादा है, माइनस हम लग नहीं रहा, माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ माइनस चार्ज को घटा के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अच्छे समझ लीजिए एक बार, फिर से एक बार देख लीजिए किस पे चार्ज ज्यादा है, राइट, प्रॉपर्ली बना लीजिए। क्यों, क्योंकि SN1 SN2 में आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होता था, SNAR में फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव, फ्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव। अभी ने फोटो बना लिया तो बताइएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। फोटो बनाने का समझ गए हो? सर पीछे खींचे ना। पहले ये पूरा पूरा नहीं दिख रहा क्या है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होगा अभी तो, है ना? यस सर दिख रहा है आपको। अभी ठीक है, पीछे कर दिया। यस सर। तो बच्चों आज अभी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, हालांकि जो MS1 का 5A एक्सरसाइज कब कर रहे होंगे 5A, तो उसमें आपको SNAR के क्वेश्चंस नहीं मिलने जा रहे हैं। हाँ, SNAR में 5 बहुत कम मिलेंगे, होंगे तो बहुत कम होंगे, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक ही आता है, एरोमेटिक हाईलाइट में आता है, एरोमेटिक अभी उसमें क्वेश्चन सिंपल वाले, एरोमेटिक MS1 में एरोमेटिक के सारे केस बिल्कुल लास्ट में दिए, एरोमेटिक कंपाउंड करके अलग से दिया हुआ, ठीक है, तो इसके केस हो सकता है कम मिले, बट फिर भी हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना कौन रिएक्टिव है, कहां से रिएक्टिविटी आती है, मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स से, जितना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो मैं इसको हटा रहा हूं, फोटो आपने बना लिया होगा। रिएक्शन कितना ऑर्डर है, रिएक्शन का ऑर्डर 2 है इसमें। अच्छा, मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स में कहीं मैं बोला था ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही जो होगा वो इसको एक्टिवेट करेगा, क्यों मेटा क्यों नहीं करता, इसके लिए अगला पॉइंट। SN1 SN2 में अल्काइल आयोडाइड रिएक्टिव था, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव, कंपेयर कर लेना, कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन SN1 SN2 का कि SNAR के हिसाब से रिएक्टिविटी बदल जाएगी। छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, तो छठा पॉइंट लिखिए। छठे पॉइंट में लिखिए, क्या मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे होने पे जो होगा वो स्टेबलाइज नहीं होगा मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स। लिखिए इस चीज को, लिखिए लिखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप should be at ortho and para position because at meta position it will not stabilize, because at meta position it will not stabilize meson hammer complex, because at meta position it will not stabilize meson hammer complex। इसको समझने के लिए देखिए क्या होता है, पहले मैं एक केस बनाता हूं, यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे है,
और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, तो बच्चों अभी देखते हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ रेजोनेंस कर सकता है, रिंग में कहाँ कहाँ कर सकता है, रिंग के बाहर भी कर सकता है, रिंग में कहाँ कहाँ कर सकता है। तो कहते हैं ये कंजुगेशन है, ये इधर जाएगा, इसको इधर भेजेगा, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा ऐसा। एक्स न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके इतने ही पार्ट में रेजोनेंस है, ये वाला कार्बन रेजोनेंस नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल आया है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये NO2 डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, यहाँ नेगेटिव चार्ज तक होगा, आया नेगेटिव चार्ज। फिर आगे ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर से इधर आगे रेजोनेंस करेगा। ये रेजोनेंस देखो, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस इधर भी कर सकता है बच्चों, इधर भी कर सकता है, ये इसका कॉन्जुगेशन इधर भी है, बट फिलहाल मैं रिंग में दिखा रहा हूँ, इसमें नीचे और थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये इधर जाएगा, इसको इधर पहुंचा देगा। जो ऑर्थो पैरा पे ही क्यों, मेटा पे क्यों नहीं, इसका जवाब आपको इस स्ट्रक्चर से यहां से मिलेगा। ये इधर आ गया, इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच गया, NO2 इधर है। तो आप देख रहे होगे जो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, ये रेजोनेंस के कारण या तो पैरा पे जाता है या फिर दूसरे ऑर्थो पे जाता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पे आ रहा है और ये ऑर्थो पैरा पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा पे ही, मेटा पे आ ही नहीं रहा, नेगेटिव चार्ज मेटा पे आता ही नहीं है, कहां आता है, ऑर्थो और पैरा पे आता है। ऐसे लिखा है, लेकिन एक चीज मैंने कही थी, क्या मैंने कहा था कि ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, ये वाला नेगेटिव चार्ज ऊपर वाला, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, तो एक रेजोनेंस सबसे इधर भी बना सकते हैं, इसका रेजोनेंस इधर भी तो कंजुगेशन है ऐसा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये NO ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसा हो जाए, ये रेजोनेंस ऐसा करके इधर और ये इधर चला जाए, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, O माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा, इसका रेजोनेंस इधर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। खैर, अगर हम सिर्फ ध्यान दें कि नेगेटिव चार्ज आया में कहां कहां आया, तो ये ऑर्थो पे आया, ये यही नहीं रहेगा, यहाँ वीडियो पॉज हो गया। सर वीडियो पॉज हो गया, एक मिनट सर ब्लर भी है। ठीक है, 9 बज गया, 9 बजे थोड़ा थोड़ा कहीं और भी कुछ नेटवर्क का इशू आया होगा, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट मौन रखो, अपने आप सही हो जाएगा। 2 मिनट मौन रखो, तब तक कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं, है ना। जब सही हो जाए तो बताना, तब तक मौन रखो। सर नेटवर्क SN1 सही और हुआ? SN2 में सर SN1 और SN2 में फास्ट कौन रिएक्ट SN1 करता है? ए बालक, दोनों में कंपटीशन थोड़ी होता फास्ट कौन रिएक्ट करता है। SN1 का अपना मैकेनिज्म, SN2 का अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, फास्ट तो जब कोई सेम रिएक्टेंट, सॉरी, दो सबस्ट्रेट SN1 से जा रहे हैं तो कौन फास्ट होगा वो कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, दो एक ही रिएक्टेंट है लेकिन SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा, किसमें उसका रेट फास्ट होगा, ये बाकी फैक्टर डिसाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने एक आध कराए थे आपको कि एक सेम रिएक्टेंट है लेकिन वो SN1 पास से जाता तो फास्ट होगा कि SN2 पास से जाता तो फास्ट होगा, उसका रेट रिएक्ट कंपेयर करने को। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखते हैं, अगर हाईलाइट 3 डिग्री है तो SN1 के पास से फास्ट जाएगा, हाईलाइट अगर 1 डिग्री है तो SN2 के पास से फास्ट जाएगा, और फिर बाकी फैक्टर जो होते हैं सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक, वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को सपोर्ट कर देगा, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को सपोर्ट कर देगा, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट SN1 को सपोर्ट कर देगा, पोलर अपोटिक SN2 को सपोर्ट कर देगा। तो बाकी सपोर्टिंग फैक्टर देखने होंगे उस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपको शेयर करिए स्क्रीन पे, तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमको आंसर ढूंढना होगा, कौन आपस में कंपेयर ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकते। ठीक है, यस सर। हाँ सही हुआ वीडियो, थोड़ा बात करें आगे। यस सर, यस सर। ठीक, थोड़ी देर का डिस्टर्बेंस आता है ऐसा, एक्चुअली जब 9 बजता है या 10 बजेगा तो फिर डिस्टर्बेंस आएगा, क्यों,
9 बजे भी कई जगह क्लास शुरू होंगे, कई जगह मीटिंग शुरू होंगी, तो अचानक लोड बढ़ेगा सर्वर में, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है सर्वर लोड के कारण। तो आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे कल फिर टेस्ट है, टेस्ट दे रहे हो ना सभी लोग? कोई टेस्ट स्किप तो नहीं कर रहा? किसी का मैसेज मेरे पास नहीं है आपके पैसे कि हम टेस्ट स्किप कर रहे हैं? अगर टेस्ट स्किप करना है तो मैसेज भेजना है पर्सनली, ठीक है ना? दे रहे हैं अगर सभी लोग टेस्ट देते रहिए, बोल रहा हूँ। दे रहे हैं हम लोग। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने पहले ही बोला था, बड़ा बड़ा क्रिकेटर बहुत प्रैक्टिस करता है तब फाइनल एग्जाम में खेलने के लिए। तो आपके लिए फाइनल एग्जाम वही है, मेंस है एडवांस, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा तब जाके। ये नहीं खाली पढ़ते रहे, बुक पलटते रहे, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में करना वो किया ही नहीं, एग्जाम में करना है टेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। कोरोना में भी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ जी, अब इधर आ जाओ। तो ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन आप क्या बोले थे? यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ है, बट रेजोनेंस कारण क्या होगा? यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। नेगेटिव चार्ज जो है जो यहाँ आया है मेसेंजर कॉम्प्लेक्स, यहाँ नहीं रहेगी, ऑर्थो पैरा पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। तो ठीक है, यहाँ ऑर्थो पे था, यहाँ ऑर्थो पे है, यहाँ पैरा पे। लेकिन जैसे ही पैरा पे जाएगा ये NO2 क्या करेगा? रेजोनेंस करा रहा, बहुत ही बात। रेजोनेंस नहीं कराएगा तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। देखो तो अल्टीमेटली बच्चों ध्यान रखना, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो यहाँ लगा रहे, ये चार्ज यहाँ थोड़ी रहेगी, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना रेजोनेंस कारण, यहाँ भी पहुंचेगा। जैसे यहाँ पहुंचेगा तो अगर ये जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 के अलावा कुछ और भी होता तो इलेक्ट्रॉन खींचता अपनी तरफ, और खींचता कैसे? यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता, माइनस में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता तो चार्ज घटता, स्टेबिलिटी बढ़ती। तो क्या बोल रहे हैं? ऑर्थो पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बन एनायन को स्टेबलाइज करता है, मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन खींच के, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ के माइनस को कम करता है, ठीक है? NO2 में स्पेशल केस था, इसलिए रेजोनेंस भी करा लिया। कोई और होगा, हो सकता है रेजोनेंस नहीं कराता, ये नहीं कराता, लेकिन ये काम वो सब करते। तो ये केवल चार्ज ऑर्थो पे आने से नहीं, ऑर्थो पे चार्ज ऑर्थो नहीं रहेगा, मेटा पैरा सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब ये चार्ज ऑर्थो पैरा पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं लगाओ, उसको स्टेबलाइज कर देगा। चार्ज भले ही ऑर्थो पे आए लेकिन मेटा पे जरूर जाएगा, पैरा पे जरूर, सॉरी, चार्ज भले ही ऑर्थो पे आए लेकिन पैरा पे और दूसरे ऑर्थो पे जरूर जाएगा। कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। तो मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे स्टेबलाइज करता, मेटा पे कहीं ग्रुप लगा ही नहीं है। देखो मेटा पे ना तो यहाँ मेटा पे चार्ज है, ना यहाँ मेटा पे चार्ज है, ना यहाँ मेटा पे चार्ज, मेटा पे चार्ज आया ही नहीं है। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मान लो मेटा पे लगा भी दिया तो ये नेगेटिव चार्ज वहां आ ही नहीं रहा, कैसे स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को? मेटा पे प्रोड्यूस नहीं। हाँ बोलिए सर, ऑर्थो और पैरा में कंपैरिजन करना पड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी का, तो बेटा ऑर्थो पैरा में ज्यादा, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज जो हमने अभी कॉम्प्लेक्स बनाया है, जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है? तो आप देखना, ध्यान दीजिए कि ये या इस NO2 के केस में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर तो घटी, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज साथ में काम और कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है इधर। तो ये यहाँ वाला और यहाँ वाले की कंपोजिशन जो पैरा वाला है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे। क्यों स्टेबलाइज हो रहा है पैरा वाला? क्योंकि पैरा वाला जो है वो NO2 के साथ इधर रेजोनेंस, एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस इधर भी हो गया, ठीक है? तो जिसमें इमीडिएट पैरा पे चार्ज आ जाएगा, किसी में इमीडिएट पैरा पे चार्ज है तो उसको उस तरीके से ट्रीट करना है। लेकिन ध्यान रखो बच्चों कि आपने बोला ऑर्थो पैरा कंपेयर करना है इसको और इसको, तो अब क्या कहोगे? यहाँ नेगेटिव आयन है, यहाँ अगर आप रेजोनेंस भूल जाओ, लेकिन यहाँ नेगेटिव आयन है, तो ये सिर्फ इधर रेजोनेंस कर सकता है, कि इसके पास दो ऑप्शन है, इधर रेजोनेंस कर सकता है, इधर रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? जब बाकी सारे फैक्टर सेम हो जाते हैं तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? बाकी सारे फैक्टर सेम हो जाते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? आप खुद देखो सर, क्रॉस कंजुगेशन। हाँ, इसके पास एक ही ऑप्शन था, उसके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जितना रेजोनेंस यहाँ हो रहा है उतना वहां हो रहा है, वहां कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। ऐसे करके देखो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो फिलहाल हमने क्या बोला कि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फर्क पड़ेगा स्टेबिलिटी पे, सॉरी, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी उस बॉन्ड को रिएक्टिव करेगा, मेटा पे नहीं। पहले ध्यान रखो, मेटा पे नहीं, मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भी तो भी रिएक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है? अल्टीमेटली यहां से देख लो, और रेजोनेंस कैसे कैसे हो रहा है ये आपने देखा। तो एक काम करते हैं, छठा पॉइंट तक आपने बना लिया कि हम मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स में रेजोनेंस कैसे होता है, ऐसे होता है रेजोनेंस, मेसन नंबर कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस ऐसे होता है। मेटा पोजीशन पे आने से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इमीडिएट स्टेबलाइज कर देगा माइनस आई से, राइट? ठीक है बच्चों, तो एक काम करो, 7वां पॉइंट लिखो, इसको मैं फोटो खींचूं एक बार को जरा।
7वां पॉइंट लिख लो एक बार। अच्छा 7वां पॉइंट लिखिए, मोर द नंबर ऑफ, लिखिए मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, more the number of electron withdrawing group, more will be the rate of reaction. More the number of electron withdrawing group, more will be the rate of SN-AR reaction. More the number of electron withdrawing group, more will be the rate of SN-AR reaction. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों इस पे। क्वेश्चन लिखिए। देखिए कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग टुवर्ड्स SN-AR। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग टुवर्ड्स SN-AR। और ये रहा पहला, आपने फ्लोरोबेंजीन है, सभी में एक एक फ्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन ऐसे, ये देखिए। अब इसमें ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहले वाले में हमने लगा दिया 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक यहां लगा NO2, एक लगा इधर ऑर्थो पे। इसमें केवल पैरा पे लगा हुआ है, इसमें पैरा पे साथ में पैरा के बगल में, और इसमें कुछ लगा ही नहीं है। तो हमने 4 स्ट्रक्चर बनाए ABCD। बच्चों कंपेयर करो, हमने बोला जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्या लगता है आपको कौन फास्ट रिएक्ट करेगा इसमें? सर ए फास्टेस्ट होगा। हेलो सर, फिर ए फास्टेस्ट होगा, फिर सी, 2 फिर इलेक्ट्रॉन बी, फिर विड्रॉइंग ग्रुप है, सी में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक के बाद कौन आएगा? सी आएगा सर, हाँ, सी, ACBD। हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्या होगा बच्चों, ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, बिल्कुल बिल्कुल, ACBD ये सही आंसर है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा होगा, ACBD ही रहेगा। लेकिन अब अभी देखो देखो सब पहले समझ में आना चाहिए क्या, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में A और C में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑब्वियसली दोनों ज्यादा होंगे। इसमें एक है और इसमें एक भी नहीं है, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? D। फिर कौन होगा? B। अब A और C में आपस में कैसे बताया जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे, इसका ऑर्थो ये हो गया और पैरा ये हो गया। ऐसे इधर देखो, इसमें इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे ये, पैरा पे ये। तो ऐसा कहते हैं ऑर्थो पैरा पे जो ग्रुप होता है वो एक्टिवेट करते हो। यहाँ पे दोनों NO2, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, दोनों NO2 इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। बट यहाँ देखिए जरा, इसमें ऑर्थो और पैरा में दोनों ऑर्थो खाली हैं, पैरा पे NO2 इसको एक्टिवेट कर रहा है। मेटा वाला एक्टिवेशन उतना नहीं करता है, मेटा वाले का इफेक्ट वो नहीं होता जो ऑर्थो पैरा का होता है, बट हल्का फुल्का सपोर्ट कर सकता है। तो क्या कहेंगे, यहाँ ऑर्थो भाई फ्लोरीन के में ऑर्थो और पैरा पे NO2 है, दोनों जगह। लेकिन सी में क्या है, ये वाला सपोर्ट कर रहा है कि पैरा पे है, ये मेटा वाला उतना सपोर्ट नहीं करता, हल्का फुल्का करेगा। इसलिए यहाँ दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो ये ज्यादा हो गया, यहाँ 2 होने के बाद सपोर्ट एक ही कर रहा है इसलिए सी उससे कम हो गया। दूसरा वाला आपका सपोर्ट बहुत कम होगा, बट हाँ सिंगल वाले से तो ज्यादा ही, जितना यहाँ था उससे तो ज्यादा ही होगा, इसलिए आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, SN-AR के लिए रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी किसके लिए? SN-AR के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए एक और, इसमें अगला क्वेश्चन एक और आ जाएगा, देखिए ऐसे। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, फ्लोरीन है, अल्टीमेटली अगर आप समझ गए मेसनहमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक करनी है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर रेट, और सिर्फ ऑर्थो पैरा वाला सपोर्ट करता है, फिर तो क्वेश्चन इतने में आसानी से होता चला जाएगा। ये 4 पार्ट हैं, मैं इसमें NO2 लगा रहा हूं, NO2 की पोजीशन ध्यान दीजिए कहां कहां लगा रहा हूं।
NO2 NO2, अगले में 3 NO2 लगा दिए, NO2, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, NO2 और NO2, अगले में 1 NO2 लगा है और यहाँ पे 1 NO2 लगा है। तो अभी आप चेक करिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है। ABCD क्या आंसर लग रहा है आपको? BACD B ACD हाँ BACD BCAD सही होगा। BACD नहीं होगा बच्चा, BCAD होगा। BCAD B हाईएस्ट, फिर C, फिर A, फिर D, BCAD आंसर होगा यहाँ पे। देखिए क्यों होगा, देखो ध्यान दो, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थोपैरा, हम इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थोपैरा देखने जा रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये रहा और पैरा ये रहा, यहां ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, यहां ऑर्थो और पैरा। मुझे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऑर्थोपैरा पे कोई ग्रुप नहीं, यहाँ ऑर्थोपैरा पे कोई ग्रुप नहीं है, तो ऑर्थोपैरा एक्टिवेट करते हैं, यानी इन दोनों एक्टिवेट उतने उस लेवल में नहीं हो पाए। तो सबसे ये दोनों सबसे लीस्ट होंगे, कौन से? ए और डी लीस्ट में आएंगे। लेकिन ए और डी में लीस्ट कौन होगा? सर ठीक है, ऑर्थोपैरा यहाँ भी खाली, ऑर्थोपैरा यहाँ भी खाली, तो मेटा पे यहाँ 1 NO2 है, ये मेटा वाला बहुत हल्का फुल्का सपोर्ट करता है, यहाँ 2 NO2 है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा आउट ऑफ ए एंड डी लीस्ट होंगे, लेकिन ए और डी में ए ज्यादा होगा और डी कम होगा। ये देखो ए ज्यादा है और डी कम है, दोनों लीस्ट में है, लेकिन ए ज्यादा और डी कम। क्यों? ऑर्थोपैरा पे एक्टिवेट नहीं है, मेटा पे हल्का फुल्का एक्टिवेशन आएगा, वो उस लेवल में होगा नहीं, ये लीस्ट हो गया। अब कौन बचे? बचे बी और सी। बी और सी में क्या है सर? इसमें पैरा पे 1 NO2 है, इसमें पैरा पे जो NO2 है वो तो है ही, साथ में क्या है इसके स्टेट में मेटा पे NO2 और लगा हुआ, तो मेटा वाला हल्का फुल्का सपोर्ट करता है, बट ये पैरा वाला और पैरा वाला यहाँ बराबर है, तो यहाँ हल्का सा और ये मेटा वाले से थोड़ा बढ़ गया, तो ये ज्यादा होगा बी, क्योंकि मेटा वाले हल्का फुल्का बढ़ा देंगे, इसमें बी ज्यादा होगा। और सी जो इतना है, यहाँ पे पैरा वो सेम है, यहाँ हल्का सा एक्स्ट्रा इनपुट आ गया, हल्की सी रिएक्टिविटी बढ़ गई, ऐसे नहीं याद के लिए। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके बाद, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस और, जैसे इसको करिए आप, यार फोटो नहीं लिया, गड़बड़ी कर दी। देखें पर फोटो लेना होना चाहिए, नहीं लिया फोटो, कोई बात नहीं, अब ले लेते, थोड़ा सा कम ही सही, वो हो जाएगा। हाँ बच्चों देखो, तो क्वेश्चन ये रहा, राइट प्रोडक्ट, ये NO2 है, यहाँ फ्लोरीन था, OH माइनस अटैक कर रहा था, क्या होगा? आप कहोगे पहले तो बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आपने कहा देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये पैरा है, पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसको हीट करना जरूरी है, हीट कर दिया साथ में, पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसको एक्टिवेट कर दिया होगा, फ्लोरीन निकलना चाहेगा, फ्लोरीन की वैसे भी फ्लोरीन हाई रिएक्टिव होता है अमंग ऑल हैलोजन विद रिस्पेक्ट टू SNAR, तो रिएक्शन होगी, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा OH, फ्लोरीन निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट हो गया। दूसरा ये देखिए, ऐसा कुछ, यहाँ पे NO2 और बल्कि यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा है, और मैंने क्या किया, इस NO2 की पोजीशन बदल के यहाँ कर दी,
तो NO2 इधर कर दिया, वही OH माइनस है, हीट किया है, वही इक्विवेलेंट OH माइनस है, एक ही मोल लिया, एक ही इक्विवेलेंट लिया है। अब मुझे ये बताइए, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है ये हम जानते हैं, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में कोई एक ही हट सकता है, कौन हटेगा? थोड़ा सोचिए, किसको एक्टिवेट किया NO2 ने? सोचेंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्लोरीन सर। हाँ, फ्लोरीन, NO2 ने Cl यानी क्लोरीन को एक्टिवेट किया है। क्यों? ये एक्टिवेशन कहाँ करेगा? अपने ऑर्थो पे, इसका ऑर्थो और इसके पैरा पे। इसने इसको एक्टिवेट किया, इसको एक्टिवेट नहीं किया। फ्लोरीन एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि एक्टिवेशन हमेशा अपने अपने ऑर्थो पैरा पे होता है, राइट? एक्टिवेशन मेटा पे नहीं होता है। तो अब अगर ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेशन होता है तो यहाँ ऑर्थो खाली, लेकिन पैरा में Cl को एक्टिवेट किया तो फ्लोरीन नहीं हटेगा। हालांकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई होती है SNAR में, लेकिन फ्लोरीन को एक्टिवेट किया ही नहीं, अपने आप कोई हेलोजन हटता ही नहीं। तो हम जानते हैं ये NO2 एक्टिवेट करता है, NO2 अपने ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेट करता है। तो यहाँ एक्टिवेट किया, यहाँ एक्टिवेट किया, तो ये क्या करेगा? इस OH को कहाँ डायरेक्ट करेगा? यहाँ डायरेक्ट करेगा, बल्कि यहाँ डायरेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ये NO2, ये फ्लोरीन, और आप देख रहे होंगे NO2 इधर आ गया क्योंकि इसने क्लोरीन को एक्टिवेट किया था, तो NO2 इधर आ गया, ये देखिए, ठीक है। हाँ, इसी में अगर ऐसा कुछ बना देते इसी क्वेश्चन को सर OH होगा ना? ओके, OH होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। सॉरी यार, आई एग्री कैसा होगा? देखिए, सो लाइक दिस, इस फ्लोरीन वही है, क्लोरीन वही है, मैंने खाली पोजीशन चेंज कर दी किसकी? इस NO2 की। फिर से वही क्वेश्चन है, OH माइनस हीट कर दिया, अब कहां पे होगा? अब Cl हटेगा कि फ्लोरीन हटेगा? तो फ्लोरीन हटेगा। हाँ, अब फ्लोरीन को एक्टिवेट कर दिया इसने, बिल्कुल बिल्कुल, अब फ्लोरीन हटेगा, राइट? अभी फ्लोरीन हटेगा तो कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि ये एक्टिवेट कहां करता? अपने ऑर्थो पैरा पे। इस ऑर्थो पे ग्रुप है उसको हटाएगा या पैरा पे हटाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस हेलोजन को न्यूक्लियोफिलिक SNAR के लिए एक्टिवेट करता है जो उसके ऑर्थो पैरा पे। या सोच लो, ऐसा भी सोच सकते हो ना, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन के ऑर्थो या पैरा पे NO2 होना चाहिए था। तो देखिए इसके ऑर्थो पे तो NO2 है नहीं यहाँ पे, हाँ पैरा पे NO2 है, यहाँ सोच सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऑर्थो पे NO2 एक्टिवेट करता, ऑर्थो पे NO2 एक्टिवेट करता या पैरा पे NO2 एक्टिवेट करता, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या करोगे? ऑर्थो ये रहा और पैरा ये रहा, पैरा पे NO2 ये इसको एक्टिवेट कर रहा होगा, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा होगा। अल्टीमेटली यहाँ फ्लोरीन हटेगा, तो आप देखिए कौन सा एटम हटेगा, ये SNAR में डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने किसको एक्टिवेट किया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम कैसे सोच सकते हैं? हमारे पास दो तरीके, दोनों तरीके हमने अप्लाई कर दिया। आप समझे कि नहीं समझे पता नहीं, लेकिन दोनों तरीके मैंने अप्लाई कर दिए। कैसे? यहाँ मैंने फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में सोचा कि फ्लोरीन जो है इस पे इसको एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ होना चाहिए? इसके ऑर्थो पे या इसके पैरा पे। ये तरीका दूसरा, पहला तरीका यहाँ मैंने बताया था, देखो सर, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ मैंने फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में सोचा था, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोचा। मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? कौन से हेलोजन को एक्टिवेट करेगा? जो इसके अपने ऑर्थो पे हो या इसके अपने पैरा पे हो, उसको एक्टिवेट करेगा। आप इसके रिस्पेक्ट में सोचते तो भी आंसर वही मिलता है, इसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो भी आंसर वही मिलेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लेके हम समझ जाएंगे, ये वाला तो हम अभी आज बताए हुए हैं कि जो हेलोजन है जिसको हटना है, जहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके ऑर्थो और पैरा पे ग्रुप लगा दो। ये तो अभी बताया था शुरू में, लेकिन उसको एक बीच में एक चीज और बता दी यहाँ पे पार्ट बी में, कि अगर आपको हेलोजन के रिस्पेक्ट में नहीं सोचना है तो इसके रिस्पेक्ट में सोचो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SNAR में कहां पे एक्टिवेट करता है, कहां पे सब्स्टिट्यूशन कराता है? अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे, अपने रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे लगे हेलोजन को हटाता, यहाँ लगे हेलोजन को हटाता है, फिर यहाँ पे हटाता, ठीक है। तो अल्टीमेटली चाहे इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में सोचो कि इसके ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेट कर, इसको एक्टिवेट करे, या इसके रिस्पेक्ट में सोचो कि ये अपने ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करता है, दोनों तरीके से आंसर मिलेगा। तो आप देख लो, इस NO2 ने
अपने ऑर्थो और पैरा पे लगे हुए सीएल को रिएक्ट करा था, या ऐसा इस सीएल को एक्टिवेट कौन करेगा, इसके ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो NO2 नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसे NO2 टाइप। सर हाँ बोलिए। सर अगर N2 मेटा पे रहेगा तो हेलोजन का पोजीशन देख के डिसाइड करेंगे। नहीं 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 बेटा, एनी टाइम आप कोई एक ही कंसेप्ट फॉलो करो, या हेलोजन या NO2, दोनों में से कोई एक कंसेप्ट फॉलो करो, आंसर सेम आने जा रहा है। सर तो अगर N2 मेटा पे रहा तो? अरे NO2 मेटा पे लगे तो कहाँ मेटा, कहाँ लगा दें बताओ, यहाँ लगा दें? यस सर। NO2 यहाँ लगा दें? यस सर। फ्लोरीन। अगर NO2 यहाँ लगा दोगे तो NO2 किसको एक्टिवेट करेगा, फ्लोरीन को। भाई NO2 अपने ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेट करता है, या फिर आप सोचो, या तो हेलोजन के स्ट्रक्चर में सोच लो, हेलोजन यस के सर, फिर स्ट्रक्चर में वो ऑर्थो तो पैरा पे ऑर्थो बन इलेक्ट्रॉन जाएगा, विथड्रॉइंग ग्रुप दिख समझ गया, गए सर। हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है अपने आप। आपको दो में से कोई एक कंसेप्ट करना है, या तो हेलोजन के स्पेक्ट में सोचना है, किसी हेलोजन को एक्टिवेट करने के लिए उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ये हेलोजन के स्पेक्ट में सोच लिया, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसको एक्टिवेट करता है, उसके अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट करता है, दोनों सही सेम। और यहाँ पे एक लाइन और आ गई, एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, क्या रिजल्ट आ गया आपको लिखाते हैं अभी, ठीक है। याद करिए, आज जिन्होंने ईएस पढ़ा है उस ईएस में आपने देखा होगा कि जो ओपी डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर, तो ओपी डायरेक्टर क्या करते हैं, अपने ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, मेटा डायरेक्टर क्या करते हैं, अपने मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए याद करिए ईएस में थोड़ा सा, तो आप देखो वहां ईएस में इस NO2 को हम मेटा डायरेक्टर मानते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में NO2 मेटा डायरेक्टर था, और वही NO2 जो वहां मेटा डायरेक्टर था, अभी आप सोचिए ये NO2 SNAR में क्या बन गया, SNAR में कहां पे डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्थो अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो, अपने रिस्पेक्ट में पैरा, अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे। तो एक चीज हम यहाँ पे और निकाल के ला सकते हैं अगर ईएस से कंपेयर करें, कि ईएस में जो ग्रुप ओपी डायरेक्टर थे, या जो ग्रुप ईएस उल्टा हो गया, जो ग्रुप वहां ओपी थे यहाँ मेटा हो गए, या वहां पे जो मेटा डायरेक्टर थे यहाँ पे ओपी डायरेक्टर हो गए, ठीक है। तो एक लाइन लिख सकते हैं आप नोट करके, अच्छा रहेगा याद रखने के लिए, लिखिए, क्योंकि यहाँ NO2 की आप हालत देख रहे हो, NO2 कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, NO2 जो है कहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है, NO2 डायरेक्ट कर रहा है अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो ये SNAR में है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, SNAR में NO2 ओपी डायरेक्टर हो गया, लेकिन वहां क्या था, ये मेटा डायरेक्टर था। तो लिखिए नोट नंबर 1, देखिए ग्रुप्स which were meta director in EAS, groups which were meta director in EAS will act as OP director, will work as OP director in SNAR reaction, ठीक है। बच्चों 1 मिनट के लिए बस ना, हमको नेटवर्क चेंज करना होगा, 1 मिनट थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, बट आप विचलित मत होइएगा।
हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने SNAR में क्या देखा? फाइनल जो हम एंड पे आ रहे हैं तो क्या बताया हमने? हमने ये बताया कि जनरली हमने कहा था, देखिए अब SNAR को एक बार हल्का समराइज कर दें फिर आपसे बात सुनेंगे, एक मिनट। कि SNAR में हमने देखा है एडिशन एलिमिनेशन में, इसमें मेसन हर्मल कॉम्प्लेक्स बनता है, जितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। एक बार बच्चों मैं समराइज कर दूं, तो ध्यान दीजिएगा हल्का समराइज करते समय क्या है ऐसा। ये मैंने आपको बताया कि SNAR में यहाँ पे हेलोजन है, तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट छोड़ दें तो रिएक्शन नहीं होगी। तो कैसे होगी? या तो एबनॉर्मल कंडीशन ले लो, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर, ठीक है, तूफान टाइप कंडीशन, तो हो जाएगी। अदरवाइज क्या करोगे? हमें दो तरीके हैं, पहला यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दो, और दूसरा इसको स्ट्रॉन्ग बेस बना दो। पहला तरीका डिस्कस कर रहे हैं, इसको एक्टिवेट कर दें। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो पैरा पे, ठीक है, तो ये रिएक्शन करा देगा और न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा यहाँ से, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इस हेलोजन के लिए या तो पैरा पे होना चाहिए या फिर ऑर्थो पे भी हो सकता था। ये आप कहते यहाँ पे ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो भी यही काम करा देता न्यूक्लियोफाइल, ये भी रेट को बढ़ा देता, है ना। यहाँ न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट यहाँ एक चीज और आती है बच्चों, एक पॉइंट यहाँ और अराइज होता है। अब वो पॉइंट क्या अराइज होता है, एक और पॉइंट जिसकी बात हम करने जा रहे हैं आपसे, ठीक है। वो पॉइंट ये है कि आपने ये तो सोच लिया कि इसको एक्टिवेट करना कौन, ऑर्थो पैरा में मौजूद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में एक चीज हमने आपको आज नहीं बताई, हमने अगर इसके रिस्पेक्ट में सोचते क्या हो रहा है, तो ये कहां पे इस न्यूक्लियोफाइल कहां डायरेक्ट करेगा? अपने ऑर्थो पे या पैरा पे, जहां हेलोजन लगा हो वहां डायरेक्ट करेगा। यहाँ तो हेलोजन है नहीं, यहाँ हेलोजन तो यहाँ पैरा पे डायरेक्ट कर दिया। ऐसे इसकी बात देखो, ये हेलोजन कहां डायरेक्ट करेगा? ऐसा नहीं, सब्स्टिट्यूशन के लिए अपने ऑर्थो पे या अपने पैरा पे, तो इसके पैरा खाली है, इधर ऑर्थो खाली, यहाँ पे ऑर्थो ऑक्यूपाइड, यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरली क्या होते थे? दीज वर मेटा डायरेक्टर इन EAS। ये EAS में मेटा डायरेक्टर होते, जो यहाँ पे आके क्या हो गए, ऐसा लगता है कि SNAR में वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। क्लियर? चले बच्चों, समरी समझ में आ गई? जो भी क्वेश्चन पूछना था बताओ इसमें क्या पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने दो तरीके से बताया था। अब आप बताइए जिसको डाउट था कोई। कोई डाउट है किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ध्यान दो कि हमने आपको बोला था कि दो टाइप से काम कर सकते हैं। पहला टाइप तो पूरा हो गया, जिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। अब बात आती दूसरे टाइप की। अच्छा, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक क्वेश्चन और लेके अब बात करते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए, राइट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दो क्वेश्चन है। पहला ये CH2F CH2Cl CH2Br CH2I, और दूसरा ऐसा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए, अगर मैं कहूं फर्स्ट में कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा तो आप बोलोगे ये तो यहाँ तो रिंग के ये लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो ये तो एराइल हैलाइड हो गया, ये तो एराइल हैलाइड हो गया, यहाँ रेजोनेंस है तो SNAR लगेगा, यहाँ लगेगा SNAR, हमने डिसाइड किया ये तो SNAR का केस है। यहाँ फ्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बल्कि इसको रिएक्टिविटी देने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन होती ही नहीं है बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। अच्छा, ऊपर वाले में देखिए रिंग जरूर है, लेकिन यहाँ पे इसके लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है, इसके लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है, इसको एराइल हैलाइड नहीं बोला जाएगा। ये सिंपल SN1 या SN2 वाला केस है, ये सिंपल SN1 और SN2 का केस है। ये हमने डिसाइड किया, ये गिवन नहीं थी, हमने सोचा और हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ये मिल गया। तो खाली रिंग होने से एराइल हैलाइड नहीं हो जाएगा, रिंग और हैलोजन रेजोनेंस में होने चाहिए तो एराइल हैलाइड होगा, वो SNAR देगा, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव, और हैलोजन और रिंग दोनों है लेकिन दोनों में रेजोनेंस नहीं है तो वो सिंपल हैलाइड है, उसको उसमें आयोडाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, वहां पे आप SNAR का केस नहीं लगाएंगे, SN1 SN2 ही होगा। SNAR तब लगता है जब रेजोनेंस हो जाए हैलोजन के लोन पेयर और रिंग में, तब वो SNAR लगेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक छोटी सी बात और, वो ऐसी ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए, ये नहीं कि रिंग देखी हैलोजन देखा तुरंत बोला एराइल हैलाइड, नो, वो दोनों रेजोनेंस में होने चाहिए। अच्छा बच्चा, दूसरा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट और है, पार्ट डी, SNAR, लेकिन क्या उल्टा, एलिमिनेशन एडिशन पे हो जाएगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कौन सा वाला, EA, एलिमिनेशन पहले एडिशन बाद में, एलिमिनेशन एडिशन। ये तब होता है जब हमने क्या किया हो, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लिया हो लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हो। लेकिन दिस टेक्स प्लेस when electron withdrawing group is not present but strong base like एक मिनट, बहुत इंक बहुत कम हो गई है। अच्छा, लाइक आप कंटिन्यू करिए, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडामाइड याद है, NaNH2, हाँ, लाइक सोडामाइड, strong base like sodamide are taken, strong base like sodamide are taken,
ठीक है, लाइक सोडामाइड, NaNH2 या कुछ और स्ट्रॉन्ग बेस एटसेट्रा आर टेकन। तो अब क्या होगा, इससे पहले वाले में क्या था, वो भी SNAR था लेकिन वहां पे कार्बन अनायन बनता था, मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स को कार्बन अनायन बोलते, उसके थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती थी। यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करे, यहाँ क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो रिएक्शन कार्बन अनायन के थ्रू नहीं जाएगी, एक स्पेशल इंटरमीडिएट को बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन याद है, कार्बोकैटायन रेडिकल ये सब बताया, वहां बेंजाइन बताया था, ठीक है, उसके थ्रू होगी। कंटिन्यू करें, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस by benzene as reaction intermediate, as reaction intermediate. This reaction takes place by benzene as reaction intermediate, ठीक है, this reaction takes place by benzene as reaction intermediate। जैसे एग्जांपल समझिए, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये है बच्चों, यहां पे हेलोजन है, हमने क्या किया, अगर हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं यहां सिंपल तो रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, लेकिन तो हम क्या करते, फिर यहां पे लगा देते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां हेलोजन था, एज सच रखते हेलोजन को, बस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते, ऑर्थो पैरा कहीं लगा देते और रिएक्शन कराते, रिएक्शन हो जाती, क्या बोलते हैं इसको, SNAR। इन कौन सा, एडिशन एलिमिनेशन जो भी पढ़ा, वाया कार्बन अनायन, ये रिएक्शन होती वाया कार्बन आयन होती, वाया कार्बन आयन के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती, वाया कार्बन आयन। लेकिन अभी हम तीसरा केस बताने जा रहे हैं जहां हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया ही नहीं है। हमने अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया है, हमने अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया है तो क्या करेंगे, सोडामाइड ले लो, NaNH2, हाँ सर स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऐसे केस में रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SNAR उल्टा हो जाएगा, एलिमिनेशन एडिशन EA, और ये होगी वाया कार्बन, वाया बेंजाइन। हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी आगे वाले की, तो हमने ये पूरा समराइज किया, पहले में SNAR नहीं हो रहा है, दूसरे में SNAR हो जाएगा, दूसरे में SNAR हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा ये देख लीजिए कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी वाले की मैकेनिज्म देखते हैं, तीनों कंपेयर कर लेना बच्चों, सिंपल न्यूक्लियोफाइल नो रिएक्शन, सिंपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SNAR एडिशन एडिशन, सिंपल स्ट्रॉन्ग बेस तो होगा SNAR लेकिन एलिमिनेशन एडिशन, तो हमें ये सेकंड वाला पढ़ना है क्या होगा, एलिमिनेशन एडिशन क्या है, ठीक है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं क्या है। ऑब्वियसली हम एक क्लास तो ले चुके हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म है, अब बेंजाइन मैकेनिज्म है कैसे ये समझना है। बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे है इसको समझना है, बस देखो जरा मैकेनिज्म, मैं कैमरा ऊपर कर रहा हूं, बस एक मिनट, नीचे सभी नोट कर लिया ना, यस सर। चलिए देखिए मैकेनिज्म कैसे थी उसकी, सोडामाइड वाले की ऐसे थी। सबसे पहले क्या होता बच्चों कि आपने यहाँ पे हेलोजन था, मान लो Cl था, क्लोरीन ले लो, कोई हेलोजन ले सकते हैं, Cl ले लो फिलहाल, यहाँ H होगा और आपने सोडामाइड ले लिया। कहते हैं सोडामाइड जो है ना ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, अरे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस को एसिडिक H चाहिए, ये H को खींचेगा। अब ये H कहां से खींचेगा सर, इसमें Na+ NH2- है, NH2- यहां से H+ को खींच लेगा, तो ये अमोनिया बन के निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ माइनस चार्ज बच जाएगा,
तो ये इस प्रकार से इस Cl के बगल वाले कार्बन से H को निकालेगा, क्योंकि बेस H को निकालता है, बेस H पे अटैक करता है तो बेस ने H पे अटैक कर दिया। Cl नहीं निकल रहा था क्योंकि रेजोनेंस था, यहाँ पे रेजोनेंस करंट Cl निकल नहीं रहा, तो जब ये नहीं निकला तो हमने इस H को निकाला, इस H को निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस दिया, तभी ना बेस H पे अटैक करेगा, और यहाँ बन गया क्या, निगेटिव आयन। ध्यान दीजिएगा, ये बना निगेटिव आयन। अब क्या था, जो Cl नहीं निकल रहा था क्योंकि रेजोनेंस हो रहा था, Cl निकल नहीं रहा था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लेकिन ये Cl उस पे लात मार के इंटरनल अटैक करके हटा सकता है। बैड लिविंग ग्रुप भी इंटरनल अटैक से हट जाते हैं, तो Cl एक तरीके से बैड लिविंग ग्रुप था, जो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस नहीं हट रहा था, तो इसलिए अब ये Cl क्या करेगा, इसको लात मार के, ये नेगेटिव चार्ज लात मार के इसको निकाल देगा। ऐसे निकाला जाएगा, ये जैसे ही लात मार के निकालेगा, यहाँ एक इंटरमीडिएट बनेगा, इसको लोग बेंजाइन बोलते हैं, बेंजाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, ये और एक ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, यही बेंजाइन। ये देखिए, जहां Cl लगा उस कार्बन को मार्क करने के लिए स्टार लगा देते हैं, मार्क कर रहे हैं उसको स्टार से, ऐसे जहां Cl लगा उसको हमने स्टार से मार्क कर दिया। देख लीजिए कि पहला तरीका था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, वो नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बेस लो। स्ट्रॉन्ग बेस कहां अटैक करेगा, H पे, और H पे अटैक करके वहां नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, और नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके Cl को निकाल देगा। Cl नहीं निकल रहा था तो बुरे से बुरा लीविंग ग्रुप भी इंटरनल अटैक से हट जाता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक और Cl को हटा के बेंजाइन बना दिया। बट जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, आप अच्छे से जानते हैं कि बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसे नहीं हटेगा। बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ये बेंजाइन अभी ऐसे नहीं हटेगा। फिर क्या होगा, बेंजाइन ये रुकेगा नहीं, मतलब तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा। कौन अटैक करेगा इस पे, सर वही वही अटैक करेगा। बेंजाइन अनस्टेबल है तो इस पे अटैक करेगा कौन, NH2- सोडामाइड है ना, NH2- सोडामाइड में Na+ NH2- है, Na+ तो नहीं, NH2- पे अटैक करेगा। अब कहां अटैक करेगा, इस स्टार कार्बन पे कि इधर, सर दोनों जगह अटैक कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है। खैर दोनों जगह अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसके अटैक करने की। देखिए जरा, इसके अटैक करने की दोनों पॉसिबिलिटी बच्चों, दोनों पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। देखिए तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई ऐसे केस में ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। पहली पॉसिबिलिटी है कि NH2 ये पाई बॉन्ड किधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर या इधर, एक में इधर शिफ्ट करो, एक में इधर, तो एक में क्या हुआ, जो स्टार कार्बन था ये स्टार कार्बन था यहाँ पे, एक में ये बॉन्ड ऐसा शिफ्ट हुआ, यहाँ माइनस है, प्लस पे अटैक करेगा, में प्लस यहाँ जनरेट हुआ, प्लस यहाँ जनरेट हुआ तो यहाँ NH2 जुड़ गया, यहाँ माइनस आ गया। अगले में क्या होगा, उल्टा हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो यहाँ प्लस आएगा, जहां प्लस आएगा वहां NH2 आ सकता है, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। ये देखिए, तो अभी क्या है, ये NH2 दो जगह आ सकता है। वो ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड, वो दोनों साइड पोलराइज हो सकता है, लेफ्ट में भी राइट में भी, या ऊपर भी नीचे भी। तो ऐसे केस में जहां पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां NH2 जुड़ेगा, जहां नेगेटिव आएगा वहां नेगेटिव बना हुआ, देख लो। अभी क्या है बच्चों, इन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन अगर दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होती तो इस केस में जो ज्यादा स्टेबल होता है उसको लेके मेजर प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, फिलहाल बोथ आर इक्वली स्टेबल। इसके बाद क्या है, इसके फिर से वही आएगा, अमोनिया आएगा, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया यहाँ निकला था, ये अमोनिया यहाँ निकला था, ये अमोनिया यूज होगा, अमोनिया आएगा, NH2 निकलेगा, यहाँ से NH2- निकलेगा, यहाँ भी अमोनिया यूज होगा, अमोनिया अपना H+ साइन देके जाएगा, NH2 बच जाएगा। तो ऐसे केस में दो प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे, एक में NH2 यहाँ पे है, एक में NH2 यहाँ पे, एक में H यहाँ जुड़ा आके बाद में, एक में H यहाँ जुड़ा, अभी दोनों सेम लग रहे हो, लेकिन अगर हम स्टार मार्क कर दें कि जहां Cl कहाँ लगा था, तो जहां Cl लगा तो वहां भी NH2 आ सकता है, उसके बगल पे भी NH2 आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी हो गई, स्टार लगे दो प्रोडक्ट दो लगेंगे, नहीं तो आपको सिंगल प्रोडक्ट दोनों एक जैसे नजर आएंगे। तो आप कहोगे सर पूरी मैकेनिज्म बेंजाइन बना, बेंजाइन से ये दो पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव चार्ज नीचे पे आएगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर आएगा, दोनों साइड आ सकता है, अभी दोनों इक्वली स्टेबल है, सेम प्रोडक्ट जाएगा। लेकिन दोनों में अगर एक डोमिनेट करता, अगर कुछ डोमिनेट कब करता, जब कोई अदर ग्रुप भी लगा होता है इसमें, तो देखते कौन ज्यादा स्टेबल, ये स्टेबल है कि ये स्टेबल, जो स्टेबल उसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल दोनों इक्वली स्टेबल हैं,
ये बोथ, देखिए इन दिस केस these are equally stable. In this case these are equally stable. अब चूंकि अभी ये इक्वली स्टेबल हैं, ये दोनों इक्वली स्टेबल हैं अभी, ठीक है, और चूंकि इक्वली स्टेबल हैं इसलिए दोनों इक्वल प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अदर केस में जब कोई और ग्रुप यहां मौजूद हो, दे मे नॉट बी इक्वली स्टेबल, ठीक है। तो जरूर लिखिएगा, देखिए इन सम केस when other groups are present, when other groups are also present, these may not be equally stable. These may not be equally stable, ठीक है। तो इस प्रकार से in some other cases these may not be equally stable, right? तो अभी तो इक्वली स्टेबल है, लेकिन ये उस केस में इक्वली स्टेबल नहीं हो सकते। उस केस में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। तो अब इसी पॉइंट पे मैं आपको दो क्वेश्चन देके छोड़ दूंगा, जहां आप देखेंगे दोनों को ऐसे ही बनाइएगा, ये दो बनेंगे लेकिन दो में कोई एक मेजर देगा दूसरा माइनर देगा, क्योंकि दोनों इक्वली स्टेबल नहीं होंगे, कोई और ग्रुप प्रेजेंट होगा इसलिए। वो देख के मैंने पूरा आइडिया आपको बता दिया, लेकिन दो क्वेश्चन देख के आपको छोड़ दूंगा अभी, उसमें आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज हो गया सर। सर वहाँ पे Na नहीं अटैक किया। वीडियो पॉज हो गया, 2 मिनट रुको, सही होगा। कैमरा ऊपर कीजिए ना सर। ठीक है सर, वीडियो सही है। सर देखो एक मिनट, हाँ सभी ने नोट कर लिया बच्चों? नो सर। सर बोलिए। सर वहाँ पे Na नेगेटिव चार्ज पे क्यों नहीं अटैक? बेटा आपकी आवाज पता है, आप मुझे लग रहा है आपकी आवाज जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो बहुत धीमी आती है। सर वहाँ पे Na प्लस क्यों नहीं अटैक किया नेगेटिव चार्ज पे? अभी भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप कुछ बोल रहे हो वहां पे लेकिन आगे नहीं सुनाई पड़ रहा। बोल रहे नेगेटिव चार्ज पे क्या बोल रहे? नेगेटिव चार्ज पे Na प्लस क्यों अटैक किया? बेटा आप भी तो सही से बोलो ना। सर हमें नेगेटिव आपकी आवाज चार्ज भी नहीं आ रही अभी तो। हाँ सर नेगेटिव चार्ज पे Na को? प्लस, सर नेगेटिव चार्ज पे Na प्लस क्यों नहीं अटैक किया? अरे Na प्लस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं ना बनाता, अटैक वो करे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। Na प्लस तो Na प्लस आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो तो एनी टाइम कहीं भी रहेगा, वो तो अट्रैक्शन शो करता रहेगा। समझ रहे बच्चों? Na प्लस बिल्कुल वैसे ही है कि हाँ वो आयन है, वो अट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन कोवेलेंट ही नहीं, किसी के संग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड से मतलब ही नहीं यहाँ पे। आयनिक बॉन्ड तो आयन के फॉर्म में रहेगा, Na प्लस तो कहीं भी रहेगा, किसी भी नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। ये पॉजिटिव है, जहां नेगेटिव उसको बैलेंस चार्ज, नेट चार्ज बैलेंस करेगा सॉल्यूशन का, उसको कहीं अटैक नहीं कर सकता। अटैक वही करता है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, Na प्लस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। इसमें Cl माइनस लेगा ना Na प्लस? इसमें हाँ Na ठीक है, Na प्लस सोल्यूशन में रहेगा, Cl माइनस जस्ट एक आयनिक बॉन्ड बना के रख के, कोवेलेंट बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनाएगा। NaCl भी क्या आयनिक कंपाउंड है ना।
स्टार्टिंग के तो बच्चों अभी देखो मैंने दो, ध्यान रखो, मैंने बेंजाइन के बाद दो इंटरमीडिएट बनाए, एक ये और एक ये। आपको मैं दो क्वेश्चन दूंगा, एक में ये वाला डोमिनेट करेगा जहां NH2 आया, वही जहां पे स्टार वाला है जहां Cl था वहां NH2 आया, वो डोमिनेट करेगा, उसको लेके मेजर प्रोडक्ट देंगे। अगले में ये डोमिनेट करेगा, उसको लेके मेजर प्रोडक्ट देंगे। आउट ऑफ टू मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? अब मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सोचना है कि हाँ मेजर ये वाला देगा, जहां Cl था वहां NH2 आया वो Cl देगा, या जहां उसके बगल वाले में NH2 आया वो Cl देगा, वो सॉरी या उसके बगल में NH2 आया वो मेजर प्रोडक्ट। मेजर कौन होगा? जहां पे Cl था वो वाला है, जहां Cl नहीं था वो वाला। यहाँ दोनों मेजर हैं, यहाँ दोनों इक्वल हैं, लेकिन अब मैं दो केस आपको और दूंगा जहां पे आउट ऑफ दीज टू कोई एक ही मेजर होने जा रहा है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए एक बार मैकेनिज्म पूरा समझ जाइए, अच्छे से लिख लीजिए। ओटीपी, हाँ ओटीपी नोट कर लीजिए, रुक जाइए, ओटीपी बताना भूल गया आज। लिखिए ओटीपी, पहले ओटीपी लिखे तो पढ़ाएंगे। हाँ जी, टी बैच का ओटीपी है 5427। टी बैच का ओटीपी है 5427। और ए बैच का ओटीपी है 2797। ए बैच का ओटीपी है 2797। ठीक है ना, तो मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और सोचिएगा मेजर प्रोडक्ट आप किधर बनाएंगे। अल्टीमेटली हमें जो बेंजाइन के बाद जो कार्बन आयन बनता है इसकी स्टेबिलिटी को लेकर ही आगे बढ़ना है। अगर आपने वो दोनों कर लिए तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन हाँ करना आपको, जो कि पूरी मैकेनिज्म बता दी है, यही तो अप्लाई करना है। बेंजाइन बनाना है और बेंजाइन में दो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर साइड में अटैक करेगा आने वाला, न्यूक्लियर के नीचे अटैक करेगा। देखो जरा, ये है पहला क्वेश्चन ए, क्वेश्चन है राइट प्रोडक्ट, उसका ये पार्ट ए है ऐसा। यहां CF3 लगा हुआ है, CF3 स्ट्रॉन्ग -I शो करता है, -M। Cl, ये बॉन्ड तो घूमते रहते हैं, फिलहाल हम यहां बनाएंगे Cl ऐसा। सोचिएगा क्या होगा अगर हम सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। और दूसरा, हमने जहां CF3 था वहां CH3 लिख दिया, CH3, और यहाँ पे Cl है। बॉन्ड ऐसे दिए हो तो भी आप घुमा के ऐसे जरूर बना लीजिएगा। बॉन्ड अगर कुछ और तरीके से तो ऐसे बना लेंगे, सोडामाइड है, हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा सोचिए जरा। तो इनके दोनों के प्रोडक्ट सोचने हैं आपको। अल्टीमेटली यहाँ पे Cl हट के NH2 आएगा, लेकिन जहां Cl लगा है वहीं NH2 आएगा मेजर प्रोडक्ट में, या नीचे वाले पे NH2 आएगा। यहाँ देखें ये बहुत इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या शो करता है? -I और ऑलमोस्ट -M भी शो करता है, -M स्ट्रॉन्ग -I, स्ट्रॉन्ग -I। और ये क्या है? ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन +I। तो आप सोचिएगा अल्टीमेटली जो नेगेटिव आयन बना था ना बेंजाइन के बाद, उसको स्टेबल यहाँ ऊपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आने बनेगा कि यहाँ बनेगा, बस आप सोच लेना, जहां नेगेटिव चार्ज आने बनेगा वहां नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरी जगह NH2 जोड़ देना। सोच के देखो, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं डिसाइड करने के लिए। हिंट ऑलमोस्ट हमने दे दिया आपको, ओटीपी आपको बता दिया, हिंट आपको दे दिया, ठीक है ना। जिन लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम था वो लोग पर्सनल मैसेज भेजेंगे, रिकॉर्डिंग उनको हम दे देंगे। बाकी लोग जो हैं वो मैं एक लिंक डालूंगा 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 से एक डाउट क्लास शुरू होगी, लगभग 45 मिनट 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें एक्सरसाइज 5A डिस्कस होगी, ठीक है 5A। चलिए देख लिया, क्वेश्चन बनाए ना, क्वेश्चन आप लोग 5A बनाए कि नहीं बनाए? अरे आवाज ही नहीं आ रही सर, सारा नहीं बना है। तो ठीक है 5A में आना, जितना पूछना हो, जहां जहां तक बनाया वहां तक डिस्कस कर देंगे, ठीक है सर 1 बजे से रख दीजिए ना सर डाउट क्लास। यार 1 बजे हम अवेलेबल नहीं है, चलो एक फिर आधे घंटे 12:30 से कर लो, 12:30 के आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है ठीक है सर। मैसेज डालता हूँ अभी।